Hello, hi everyone. Myself Neeraj Bharadwaj, Faculty of Geography at Perfection IAS, Karol Bagh, Delhi. Dear friends, in the previous lectures we have seen that how we need to prepare general studies geography paper, how we need to prepare geography optional paper in UPSC, and various other things we have seen. Today we are going to learn a very new topic in the sense that is that lays down a sort of foundation of geography as a subject. मतलब कि ज्योग्राफी जिसको कि आज हम जानते हैं वो ज्योग्राफी वैसी होती ही नहीं अगर ये थ्योरी ना आई होती। और जिस तरीके का फाउंडेशन इसने दिया, उस फाउंडेशन ने पूरे के पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक कॉन्क्रीट बेस प्रोवाइड किया, जिस पर कि आज हम पूरे के पूरे ज्योग्राफी के कैसल को जानते और समझते हैं। आज हम देखेंगे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का सिस्टम जो हमें कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, यूरोप एंड एशिया, वो कैसे बने। फाइन, अगर आप सब लोगों ने एक मैप देखा हो वर्ल्ड का, या अगर आपने कभी ड्रॉ करने की कोशिश की हो, मैं आपके साथ करता हूँ, तो यू विल फाइंड दैट आपने नॉर्थ अमेरिका कैसा ड्रॉ किया, हमेशा ऐसा। ऑलराइट, फिर आपने साउथ अमेरिका कुछ ऐसा किया, और इसके इस तरफ में यहां पे आपने अफ्रीका ड्रॉ किया, फिर आपने एशिया ऐसा, इंडिया ऐसा, साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पे आपने इसको एंड किया। अब देखिए आपने यूरोप ऐसा ड्रॉ किया, और एक तरीके से आपने लगभग पूरा का पूरा वर्ल्ड ही ड्रॉ कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने कभी सोचा है कि दिस काइंड ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड दैट वी ड्रॉ टुडे, फाइन, दैट केम इनटू बीइंग विच वे, ये कैसे पूरा का पूरा बना। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा इस रफ मैप में दैट ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन, this is called Indian Ocean. Here there is Antarctica, and this is called Southern Ocean, and here it is Arctic Ocean. ऑल राइट, अगर इस पार्ट में यहाँ देखें, देन दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, सारा का सारा हमने पढ़ा और याद किया, और ऐसा ही मैप हमने वर्ल्ड मैप एटलस में देखा, या फिर वी हैव ड्रॉन दिस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे के पूरे मैप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये बताती हैं कि जो जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, तो आप क्या समझेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके देखता हूँ। आप जरा से इस मैप में देखें, ध्यान से देखें अगर, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, आप देखो ये कॉन्टिनेंट्स, ये ट्रायंगुलर है, फाइन, आप इसको देखो ट्रायंगुलर है, आप इसको भी देखो ट्रायंगुलर है, आप इंडिया को देखो ट्रायंगुलर है,
और पूरे के पूरे अगर आप यूरेशिया को देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ठीक ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब के सब ट्रायंगुलर, और इन सब के जो बेस हैं वो नॉर्थ में, और जो एपेक्स हैं वो साउथ में। आप सबके देखो एपेक्स साउथ में और सबके बेस नॉर्थ में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अगर आप ओशंस की बात करें तो ओशंस में भी आपको एक बड़ी हैरान करने वाली बात मिलेगी कि ये सारे के सारे जो ओशंस होंगे ना, ये भी कैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको ट्रायंगुलर, मगर इसका जो बेस है वो साउथ में होगा और एपेक्स नॉर्थ में होगा। बेस इज देयर इन द साउथ एंड एपेक्स इज देयर इन द नॉर्थ। आप इसमें भी अगर देखोगे तो ये भी कैसा मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, ऐसा, और ये रहा इसका बेस और ये रहा एपेक्स, जस्ट अपोजिट टू साउथ। पॉइंट नंबर 1, आप इसको जरा सा सोच के देखना। फिर आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लाइक अब आप देखो, अगर आपने इसको नोट किया हो देन आई विल गिव यू द अदर इंफॉर्मेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट अफ्रीका, तो अफ्रीका लुक्स लाइक this and just other side of Atlantic Ocean it look like this. Agar if we put this thing into here, then don't you think that it has a very close similarity with it, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो here this Africa is very much similar along with the western coast of Africa and the eastern coast of Africa. It has a great similarity, and that clearly suggests that something or a sort of relationship is there between the two. Alright, and not only this, इतनी ही बात नहीं है, आप देखेंगे that whatever the rock structure we find, there is a similarity in the rock structure in this region also. आपको मैं बताऊं that in this part here there is a great presence of, इस ओशन में there is a great presence of gold deposits, gold placer deposits. Alright, जबकि there is no rock which is supporting that kind of gold presence here. Gold deposits are found in the oceans, in sea water, and the rocks which are bearing that gold are present over here. Then how it can go from here to here? ये भी एक सवाल था। आप देखें ट्रायंगुलर शेप है, आप देखेंगे कि गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, आप देखेंगे कि देयर इज सिमिलैरिटी अलोंग विद द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द अफ्रीका। ये सारी बातें कैसे होती चली जा रही हैं? और अगर ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड जैसा अभी मैंने ड्रॉ किया था, जो आप देख सकते हैं, क्या वैसा ही हमेशा होगा? क्या वैसा ही हमेशा था? क्या वैसा ही हमेशा है? तो इट वॉज ए क्वेश्चन, and that question someone tried to answer. Fine, many people thought about this. अगर आपने जाना होगा, there is a Peruvian cold current, and that Peruvian cold current is also known as Humboldt current. Humboldt was a great geographer. He was the person who had said that there is a gross similarity in the coastal shape of the South America and the Africa. इसके बाद बहुत सारे एंटोनियो स्नीडर आया, इसने भी इसी तरीके की बात की थी। सारे लोगों ने बोला कि हाँ हाँ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इस तरीके की मिल रही है, लेकिन एक खास बात ये थी कि कोई भी बंदा इस बात को प्रूव करने के लिए जो सफिशिएंट नंबर ऑफ एविडेंसेस हैं वो एविडेंस लेकर के नहीं आ पा रहा था। देन देयर वाज ए जर्मन, and that German philosopher, that German geographer presented his idea, and that idea is known as the idea of continental drift. Continental drift. This entire idea of the continental drift is based upon a very simple understanding
that even though we feel that yes, we are standing on the surface, but the surface is moving. मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी. फाइन, कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस, वी बिलीव दैट वी आर सिटिंग हियर. फाइन, तो एक तो आपके पास आइडिया ये है कि दिस अर्थ इज रोटेटिंग एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग, टू दैट वी आर ऑल्सो इन मोशन. दूसरा आइडिया ये है कि सन इज ऑल्सो नॉट स्टेशनरी, सन इज ऑल्सो ऑन इट्स वोयाज. तो हम भी चल रहे हैं अराउंड द गैलेक्सी. अब एक तीसरी बात यह भी है कि गैलेक्सी भी चल रही है, तो वी आर मूविंग विद द गैलेक्सी ऑल्सो. और एक दूसरी बात और भी है कि वी आर द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड दोज कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो मूविंग. अब दिमाग में रखने की बात यह है कि ये जो बात मैंने आपसे कही, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको बहुत ही कन्विंसिंगली समझ रहे होंगे, ये बात इस जर्मन ने बोली कब थी? इस जर्मन ने बोली थी, ही टॉक्ड अबाउट दिस आइडिया लॉन्ग अगो. फाइन, लॉन्ग अगो, एंड इन 1912, लॉन्ग अगो इन 1912 he gave his idea. आप सोचिए 1912 में जब वो आइडिया दे रहा है, अल्फ्रेड वेगनर was giving his idea, तो at that time हम यहां पे क्या कर रहे हैं? Means as an Indian what we were doing here. ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई भी बात मेरे दोस्त नई बात नहीं होती. उसको कहने का जो तरीका होता है और उसको समझने की जो लोगों की समझ होती है, ये इस बात पर डिपेंड करती, ये डिसाइड करती है कि वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. फाइन, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो कि एक्शन मूवीज थी, लेकिन जो मूवी बाहुबली आई वो बाहुबली थी ना. जो केजीएफ आई वो केजीएफ थी ना. क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कहने वाला कहना चाह रहा है और जो समझने वाला समझ सकता है, इन दोनों के बीच एक तरीके का कन्वर्जेंस था. अदरवाइज बहुत अच्छी फिल्में आई और उनको जो ऑडियंस थी उससे देखने से मना कर दिया. और कई दफा ऐसा हुआ कि ऑडियंस इतनी अच्छी थी कि उसने मूवी को बकवास करार दिया. ऑलराइट, आप आदि पुरुष देख सकते हैं, व्हाई दैट इज नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस. वेगनर जब ये बात कर रहा है 1912 में, उस वक्त इंडिया में आप देखिए 1911 में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दिल्ली दरबार लगा रहे हैं. दिल्ली दरबार, यही वो टाइम है जबकि हम विड्रॉ कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो अभी इंडिया में नया स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था जिसने कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, एक स्ट्रगल शुरू किया था, और अब वो एब्रोगेट हो रहा है. तो उस तरीके के माइंडसेट में जबकि इंडियंस हैं अब, और बाकी दुनिया तो और भी पीछे चल रही है, उस जमाने में वेगनर कहता है कि भैया आप किस दुनिया में पड़े हो? आप क्या सोच रहे हो कि ब्रिटिश आए और गए, आप कॉलोनी बन गए, ये हुआ. ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जिस जमीन की आप लड़ाई लड़ रहे हो सर, वो जमीन यहां की थी ही नहीं, वो तो कहीं दूर अफ्रीका के पास थी. बात समझ में आ रही है मेरी आपको? वो कहीं दूर अफ्रीका के पास थी. महात्मा गांधी जिस साउथ अफ्रीका से 1915 में यहां पे लौटेंगे, आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो और से 130 मिलियन ईयर्स अगो, इंडिया वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट पार्ट. और महात्मा गांधी उस प्लेट के साथ यहां तक नहीं आ गए, वो बाई शिप आए थे. लेकिन इसका कहना था कि ऐसा हुआ था. अब इस बात को सोचने को समझने को कोई कैसे तैयार होगा? कोई कैसे मान लेगा कि यह भी पॉसिबल है? अभी आप देखिए यूपीएससी में टाइम डायलेशन की बात की, तो टाइम डायलेशन अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2018 में. जब टाइम डायलेशन का क्वेश्चन आया तो लोग समझ ही नहीं पाते कि टाइम डायलेशन क्या होता है. क्या होता है टाइम डायलेशन? होता यह है कि अगर आप एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट में जा रहे हैं, या अगर आप एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में आप चले जाएंगे, तो वहां पर जो टाइम होता है वो सेम टाइम मूव नहीं करता है. जैसे अर्थ पर 24 आवर्स का एक दिन होता है, हो सकता है कहीं पर 1 मिनट का आपका एक दिन हो, ये चीज हो सकती है. अब हमने अभी रिसेंटली देखी थी बॉलीवुड की मूवी
फाइन। इंटरस्टेलर में यही बात थी, तो लोगों ने कहा कि अच्छा वो उस तरीके से चीजें थी। लेकिन यही बात तो आप देखेंगे कि आपके पास रामायण में, रामचरितमानस में भी है। उसमें एक कैरेक्टर है काग, कौआ, जो कि डिफरेंट जोन्स में जा चुके हैं और अपने सामने कई बार रामायण को होते हुए देख चुके हैं। आपने देखा होगा अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें भगवान कृष्ण जब एक बार एक राक्षस का वध करने के लिए जा रहे हैं और उस राक्षस का नाम है काल येमी, आप गूगल करके देखेंगे तो उस काल यवन को जब मारने की बात आ रही है तो कहानी यह है कि वो भागते हुए एक केव में जाते हैं, वहां एक ऋषि सो रहे हैं, वो उठते हैं और उस पर नजर पड़ती है राक्षस पे और वो जल के मर जाता है। तो कहानी ये होती है कि ही वॉज फाइटिंग वॉर फॉर द देवतास। तो देवतास में लड़ाई लड़ते हुए बहुत टाइम हो गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो बोले कि अब मैं अपने जाना चाहता हूं बीवी बच्चों के पास। तो लॉर्ड इंद्र कहते हैं अब आप कहां जाएंगे, आप यहां पर 3 महीने थे, इतने में धरती पर तो कई जनरेशंस चेंज हो चुके हैं, टाइम डायलेशन। तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो कहता है कि आप जाइए और जाकर के आप आराम कीजिए, आप सोइए। तो कहानी ये है। लेकिन आप देखिए क्या हम इस बात को मानने को तैयार थे कि टाइम डायलेशन जैसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि आइंस्टीन दे रहा है यह पहले भी एग्जिस्ट कर सकता था? थ्योरेटिकली ही नहीं, क्योंकि हम मान बैठे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1912 में जब वेगनर को यह बात कहनी है कि भैया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, तो हम मानने को तैयार नहीं थे। मगर उसने जो सवाल पूछे ना, ये सवाल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थे। उसने ये कहा कि ये पूरे के पूरे में आप देखिए कि लेट्स गूगल आवर माइंड। क्वेश्चन था कि ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। 70.8% अर्थ कंसिस्ट ऑफ ओशन and 29.2% continents. Why? इस पूरे की पूरी धरती पे बचपन से हमने पढ़ा ना कि ओशंस कवर 70% पार्ट एंड द कॉन्टिनेंट्स कवर 30% पार्ट। क्यों? आखिर क्यों? कॉन्टिनेंट बड़े हो सकते थे, ओशंस छोटे हो सकते थे, ये 30 और 40 का रेशियो डिफरेंट हो सकता था ना कि जो कॉन्टिनेंट्स होते वो होते 50 और ओशंस होते 50। डेमोक्रेसी तो वहां भी होनी चाहिए थी, एंड वी ऑलवेज से कि नेचर बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। तो क्यों नहीं हुआ? हंसिए मत, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं हुआ? यह बात वेगनर पूछ रहा है 1912 में। अगला सवाल देखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हेमिस्फीयर। पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दैट इज द हेमिस्फीयर डोमिनेटेड हेवीली बाय द कॉन्टिनेंट्स एंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय द ओशंस। ऐसा क्यों है कि larger part of the world population resides in northern hemisphere and very small part resides in southern hemisphere? Why is it so? So answer we give, and answer we have been giving since the beginning, that it is because sir कि southern hemisphere is mainly dominated by the ocean and the continents are heavily present in the north. इसने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही क्यों है? आप भी इसके बारे में सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। Why every continent more or less triangular with its base towards the north? जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, जाने नहीं देंगे आपको जवाब देना है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर देखिए, इसने कहा कि हाउ कम मेजर कोल माइंस आर फाउंड इन यूएस, यूरोप, रशिया, दो दीज आर लोकेटेड इन द हाई लैटिट्यूड्स। आप सब लोगों ने देखा होगा कि स्टीम इंजन चलता है। अभी ये रेल भवन के सामने बहुत ही छोटा सा इन्होंने इंजन लगाया है, स्टीम इंजन, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। और जब आप गाड़ी लेकर के वहां पे जाएंगे ना, तो रात के टाइम पर तो हमेशा आवाज चिक 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 आवाज आती है, बिकॉज दे वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल कि भैया हम यहां से उठे थे, हम यहां से इंजन हमारे पास था और आज हम इलेक्ट्रिक ट्रेन और वंदे भारत रन कर रहे हैं, तो वी शुड बी अ वेरी प्राउड इंडियन। माना, एकदम सही कहा हमने।
एकदम सही है। हर हिंदुस्तानी को प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि हमने कहां से कहां तक की जर्नी की है। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी ही हीन मानसिकता वाले लोग हैं। वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं थे, जो भी था वो ब्रिटिश ने दिया। अगर ब्रिटिश ना आए होते तो आप इंजन कैसे बनाते? एज इफ कि अगर ब्रिटिश ना हुए होते तो दुनिया में इंजन आता ही नहीं। एज इफ जब ब्रिटिश नहीं थे तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अरे हमने भी बहुत सारे काम किए हैं। जिस समय में इंडिया में सिविलाइजेशन अपने पीक पर चल रही थी ना, वो नंगे बदन घूम रहे थे। भूलिए मत, अपने आप पे भरोसा करिए, अपने आप पे, अपने माँ बाप पे प्राउड फील करिए। तो आप देखेंगे कि वहां पे जब ये बात लेकर के आ रहा है कि पूरे के पूरे यूरोप में या रशिया में, जब हम बात बोल रहे हैं इसको कि रशिया में सर या यूरोप में या यूएस में, यहां पे जब हमें कोल माइंस मिल रहे हैं तो कह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, यही वो कोल है ना। और आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उस बंदे का, जेम्स वॉट का। जेम्स वॉट का नाम सुना होगा आपने। ये जो जेम्स वॉट है, इस जेम्स वॉट ने क्या किया था? तो ही वॉज द पर्सन हु हैड फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की शुरुआत की सबसे पहले बनाया इसी ने था। अब ये स्टीम इंजन इसने कैसे बनाया? तो कहते ये हैं, अब कहानी है बहुत तो ठीक ठाक देखा मैंने भी नहीं था, बहुत पहले की बात। तो हुआ ये था कि ये बंदा एक स्टोव पे बैठ के ना चाय बना रहा था। और जब ये चाय बना रहा था तो चाय बनाने में इसने ऐसे एक पैन रखी हुई थी और इस पैन में वाटर बॉयल हो रहा था। तो जब ये वाटर बॉयल हो रहा था तो इससे स्टीम निकल रहा था ऐसे। तो इसने क्या किया कि चाय को अच्छे से बनाने के लिए, कड़क चाय बनाने के लिए, इसने इसके ऊपर एक ऐसा लिड डाल दिया। लिड मतलब ढक्कन डाल दिया। तो इसने देखा कि बिकॉज ऑफ द स्टीम दिस लिड इज स्लाइडिंग अवे। आप भी चाय बनाइए और चाय बनाने के में आप क्या करिए कि जब वाटर बॉयल हो रहा हो तो उसके ऊपर आप एक प्लेट डाल दीजिए। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो प्लेट है ना वो हिलने लगेगी और आगे मूव करेगी। इसके दिमाग में कहा कि यूरेका, यूरेका, पा लिया मैंने, पा लिया। क्या पा लिया? कि स्टीम से कैसे इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि वो स्लाइड कर जाए लिड। अगर ये हो सकता है, अगर ये चाय बनाने में इतना अगर हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंजन भी बना सकते हैं। और इस बंदे ने स्टीम इंजन बना दिया। मोरल ऑफ स्टोरी, जिंदगी में कुछ करिए या ना करिए, चाय जरूर पीजिए। चाय पीजिए ना पीजिए, चाय जरूर बनाइए। आप देखिए चाय बनाने वाले कहां से कहां पहुंच गए। अभी तो जेम्स वॉट की ही कहानी है, इंडिया में भी हमारे चाय वाले भाई लोग कहां कहां पहुंच गए। किसी ने बनाया है MBA चाय वाला और कुछ तो प्रधानमंत्री हैं। दिन आपका भी आएगा, नीड नॉट टू वरी। तो आप देखिए कि ये स्टीम इंजन बना। अब इस स्टीम इंजन में खास बात क्या है कि ये है कोल। वैगनर देखिए, अब वैगनर अपने लिए चाय बना रहा है, कहा कि ये तो कोल है और यहीं पे सवाल इसने उठाया था। अब ये कोल बनता कैसे है? तो कोल बनता है फ्रॉम द फॉसिलिफिकेशन ऑफ वुड। ये वुड कहां से आता है? तो वुड आता है फॉरेस्ट से। और ये फॉरेस्ट कहां से आता है? तो फॉरेस्ट आता है उन जगहों से जहां पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों के दोनों हाई हो। तो अगर टेम्परेचर एंड रेनफॉल अगर दोनों के दोनों हाई हो तो वहां पे फॉरेस्ट होगा, जैसे इक्वेटर पे, छोटा नागपुर प्लेटू पे, वेस्टर्न घाट पे, हर जगह फॉरेस्ट मिलता है। अब ये कहां पर होता है, ये सारी चीजें कहां पे होती हैं? तो इसने कहा कि ये चीजें होती हैं उस जगह पे जो कि वो सारे के सारे रीजंस जो कि ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं, क्योंकि इस ट्रॉपिकल एरिया में जो सन रेज हैं, ये सन रेज डायरेक्ट आती हैं।
और धीरे धीरे दूर जाने पर स्लांटिंग हो जाती है एंड दैट इज वाई यहां पे टेम्परेचर कम, यहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर ही कम नहीं होता है, साथ ही साथ यहां भी रेनफॉल कम और यहां भी रेनफॉल कम हो जाएगा, जबकि इस रीजन में रेनफॉल भी हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई है। तो अगर यहां पे हमें फॉरेस्ट मिलता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन यूएस हाई लैटिट्यूड, यूरोप हाई लैटिट्यूड, रशिया हाई लैटिट्यूड, यहां पर कैसे आया? यहां पर यह कैसे आ गया? यहां तो इसको नहीं होना चाहिए था, है ना। अब इस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा है। फाइन, अब आप देखिए, अब इसका जवाब वो ढूंढ रहा है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैव द एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन दो दीज आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। अब जरा मुझे बताइए कि अगर कोई रीजन अगर यहां पे है, अगर इस ट्रॉपिकल रीजन में है जैसे कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पे सरफेस पे ग्लेशियर्स कहां से आ सकते हैं? अगर हम बोलें कि मान लीजिए इंडिया ऐसा है तो इस इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया कहां पे है? तो ऑस्ट्रेलिया है यहां पे। तो इस ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे ये बताइए, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल रही है 23.5 डिग्री साउथ और यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इस पूरे के पूरे रीजन में आखिर ग्लेशियर्स कैसे आ सकते हैं? यहां पे ग्लेशियर्स कैसे आ गए? बात समझ में आई? क्योंकि ग्लेशियर के बनने के लिए क्या जरूरी है? ग्लेशियर के बनने के लिए यह जरूरी है ना कि वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो हमेशा कम होगा इस रीजन में यहां पर कैसे? माउंटेन की तो बात ही नहीं कर रहा, तो सरफेस पे है, माउंटेन पे हो सकता था जैसे हिमालय में है, लेकिन तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में ग्लेशियर्स कैसे? ये सवाल इसने पूछा और बड़ी ही शिद्दत से इसने पूछा। अब देखिए, वेस्टर्न अफ्रीका एंड द गिनी कोस्ट हैज गोल्ड डिपॉजिट्स बट नो गोल्ड माइंस, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया। अब कहता है कि तेरे सवालों से परेशान हूं मैं, बिकॉज यू आर फाइनली यू हैव टू गिव आंसर्स बट यू आर नॉट एबल टू गिव एनी अप्रोप्रिएट आंसर। फाइन, देन ही सेज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फाइन, अब ये अपना आंसर देता है कि अब आप तो अपनी बात कह नहीं पाए, आप मुझे मेरी बात अब कहने दीजिए, क्योंकि होठों में ऐसी बात दबा के चली आई। फाइन, क्या कहा इसने? ये देखिए, इसके बाद जो दूसरी थ्योरी आएगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी इसका आंसर देगी, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। फाइन, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बिकॉज दिस इज दैट थ्योरी दैट विल चेंज ईच एंड एवरीथिंग, द एंटायर माइंडसेट ऑफ ऑल द ज्योग्राफिकर्स इन द वर्ल्ड। सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा, हालात बदल देगा, जज्बात बदल देगा। Why? Because this is the most authentic one. The evidences it will produce, these are almost undeniable. So if we put them together, CDT, continental drift theory, and the plate tectonics theory, you will find that these two theories give a very complete idea that how these all things have operated, and the present world system has come into being. All right, there you see. Continental drift theory. अब यहां से देखिए, Alexander von Humboldt theorized about 1800 AD that the land bordering Atlantic oceans had once been joined. Antonio Sneeder, Pellegrini, they had also given, the French scientist who had talked about the fossil plants, and the Frank B. Taylor. इन तीन का नाम दिमाग में आप रखिएगा, इन्होंने थोड़ा सा पहले ये बात बोली है। In 1912, Alfred Wegener, a German meteorologist, gave first comprehensive idea about the continental drift theory. Concept of Pangaea and Panthalassa. अब वो देखिए अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो कहता है कि सर, जिस दुनिया को आप देख रहे हैं ना, that दुनिया means that the distribution of the continents, that is the outcome of the recent developments. Fine, recent means in the millions of years. Otherwise this world was not the way we are looking at. All right,
वो क्या था आप देखिए। तो ही सेड कि देयर वाज ओन वन पैंजिया एंड ए पैंथालसा, मींस देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट एंड देयर वाज ओनली वन ओशन एंड इट्स नेम वाज पैंथालसा एंड इट वाज लाइक दिस 200 million years ago. This is Panthalassa ocean and this is Pangaea, the continent. आप देख सकते हैं कि how these were looking. तो यहां पे you will find that you can see this is South America, this is Africa, and where is our India, our beautiful India? Our beautiful India is here it is Madagascar, and this is Australia, and here it is Antarctica, and here it is Asia and Europe, and this one is here, its name is North America. और ये सारे के सारे ओशंस। क्लियर? नाउ पैंजिया। अब पैंजिया क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट, एंड दैट वाज हैविंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक द लारेशिया एंड गोंडवाना। एक टाइम ऐसा आया जबकि ये जो लारेशिया एंड गोंडवाना है इसमें ये डिवाइड हो गया। नदर्न पार्ट वाज कॉल्ड द लारेशिया एंड द सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना, एंड दीज टू मेगा कॉन्टिनेंट्स वेर सेपरेटेड बाय अ शैलो इनर ओशन कॉल्ड टेथिस सी। अब यहां देखिए, दिस इज लारेशिया। अब वो डिवाइड होता है अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। अब वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद आप देखिए कि दिस इज लारेशिया एंड दिस इज गोंडवाना। जो बीच में जो वाटर आया टेथिस आया, सॉरी वाटर आया, दैट इज कॉल्ड द टेथिस सी, दैट इज कॉल्ड टेथिस सी। क्या से क्या हो गया देखते देखते, these were the phases. अब यहां देखिए, in this phase you will find that around 250 million years ago this was the situation, as I said, continents Pangaea and the Panthalassa. Now it broke apart 200 million years ago. अब ये पूरा का पूरा देखिए, this is called Gondwana land and this is called Laurasia, और बीच में क्या बन गया? Tethys Sea. Thereafter Jurassic 145 देखिए, India has also moved away. ये इंडिया आगे मूव कर रहा है। अब क्रिटेशियस में ये इंडिया यहां पे आ गया, और आज की डेट में आप देखेंगे जो स्टेटस है, दिस स्टेटस इज लाइक दिस, सो दिस इज द प्रेजेंट डे सिनेरियो। तो फ्रॉम एक्चुअली हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज एक्चुअली द जर्नी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम अ सुपर कॉन्टिनेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। नाउ एविडेंसेस फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब इसने अपनी बातें कहनी थी कि जो बातें ये कह रहा है वो हाइपोथेटिकल हैं या इसके पीछे कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट एविडेंस भी है। तो एविडेंसेस वे आर गिवन बाय आइडेंटिकल रॉक्स, एंशिएंट फॉसिल, दिस। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे के पूरे रीजन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो फॉसिल है, जैसे अब इस फॉसिल की हम बात करें, इस फॉसिल की बात करें तो इस फॉसिल का नाम है लिस्ट्रोसॉरस। ये यहाँ इंडिया में भी है, ये यहाँ अफ्रीका में भी है, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका में भी है। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक जानवर यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है अनलेस कि ये सब के सब आपस में जुड़े हों। फाइन, यही बात आप देखोगे तो जो ग्रीन कलर में है ये ग्लेसोप्टेरिस है, ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, अंटार्कटिका में भी, इंडिया में भी, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, और यहाँ पे ये सब के सब एक जैसी कैसे हो सकती हैं? क्योंकि तब तो ह्यूमंस है नहीं कि किसी एक चीज को यहाँ से उठा के वहां लेके चले जाएं। ऑलराइट, सिमिलरली आपको इन एविडेंसेस के बाद से आप देखेंगे कि आपको ग्लेसोप्टेरिस, मेसोसॉरस, साइग्नोथेनस, लिस्ट्रोसॉरस ये सब के सब आए। उसके बाद से क्या हुआ? तो देयर ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड टिलाइट्स। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि इंडिया में कहां से ग्लेशियर्स आए, ऑस्ट्रेलिया में कहां से आए, अंटार्कटिका में, ये तो दिस वाज एक्चुअली द सेंटर। ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये अपने आप में एक सेंटर था, और इस सेंटर में अगर हम देखें तो हेयर वी हैव शोन हाउ दीज glaciers have moved. So center of the glacier is here Antarctica. It has moved from here, 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 here and here.
अब समझ में आ रहा है कि इंडिया इज हेयर, और यही वजह है कि यहां पर भी ग्लेशिएशन के एविडेंसेस मिलते हैं। और इसके बाद से ये देखिए, ये यहां मूव कर गया, ये यहां मूव कर गया, ये यहां और ये यहां और ये यहां। क्लियर? तो दिस इज द एविडेंस ऑफ द ग्लेशिएशन। जिग्सॉ फिट कि कई सारी चीजों को यदि हम कोस्टल पार्ट को अगर हम एक साथ मूव कर दें, देखिए अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका दे आर हेयर, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका दे आर हेयर, ग्रीनलैंड एंड यूरोप दे आर हेयर। So that suggests that there is a jigsaw fit. Then the forces responsible for continental drift, कि अगर इतना कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीजन ये था, जो forces he talked, tussle between the gravitation force and buoyancy. Then there is pole fleeing force. Then there is tidal force of sun and moon. And because of this thing happened. अब ये जो forces हैं ये कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, that requires some more time to explain, and definitely I will be doing in the upcoming videos. आपको ये बात यहाँ समझ में आई होगी कि कैसे वेगनर ने इनिशिएटिव लिया कि साइंटिफिक वे में पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जा सके इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस। आपको यह बात समझ में आई होगी कि बिल्कुल शुरुआती दौर में कोई अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है और एक ही ओशन है। आज से करीब करीब 250 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में रप्चरिंग हुई। एक पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको बोला लारेशिया, और जो सदर्न पार्ट था उसको बोला गोंडवाना, और दोनों के बीच जो वाटर पैंथालसा का एंटर किया, दैट वाज कॉल्ड टेथिस सी। Thereafter the further rupturing of Gondwana land formed South America, Africa, India, Australia, Antarctica and Madagascar, and the rupturing of Laurasia formed North America, Europe and Asia. और उसके बाद से इनकी फर्दर रप्चरिंग एंड मूवमेंट ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को वो जगह दिखाई, वो जगह बनाई जिसको कि आज हम वर्ल्ड कहते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के लिए ये भी जरूरी था ना मेरे दोस्त कि तुम्हें ये मालूम हो कि ये सब हो ही क्यों रहा है, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया पहले ही आ चुका था, जिसमें उसने कहा था कि किसी भी चीज को अपनी जगह मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वो फोर्स क्या था? तो वेगनर ने उन्हीं फोर्स की बात की और उसने कहा कि दिस फोर्स कम्स फ्रॉम द टाइडल एनर्जी, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल टसल एंड द फोर्स ऑफ बायंसी। फाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ बायंसी का जो टसल हुआ, इसकी वजह से ये चीजें आई। और आखिरी में उसने कहा कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द पोलर फ्लीइंग। अब ये 3 फोर्सेस की बात जो इसने की है, इसने जो 3 फोर्सेस की बात की है, टसल बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड बायंसी, फाइन, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि यू लाइक दिस। अगर कोई सवाल आपके पास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछें, या फिर हमारे परफेक्शन आईएएस करोल बाग सेंटर पे कॉल करें। और मेरा नाम नीरज भारद्वाज है। आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ऑफिस आ भी सकते हैं। हम बैठ के अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लेजर विल बी ऑल माइन। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।